मुकेश अंबानी की बात कर ले तो उन्होंने ये बहुत अच्छा किया है कि आपको पता है कि ये चीजें तो हर इंसान की जरूरत होती है, ठीक है। जिस तरह से आईफोन में आई क्लाउड होगा तो इसकी भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरत है। अंबानी जो है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इंडियन सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडियन इकोनॉमी नहीं पर पूरी दुनिया में उनकी एक नाम है, उनकी एक पहचान है, बिजनेस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड अभी रिसेंटली इंडिया में महाकुंभ का मेला चल रहा है एंड वहां पर आई थिंक सो के जो यूट्यूब के सीईओ है उनकी वाइफ नजर आई एंड शी चेंज्ड हर नेम। है कि किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए, या अब जिस तरह नेशन बिल्डिंग हुई थी स्टार्ट में ना, तो नेहरू जी जो है वो 1939 से लेके 47 तक उनकी कांग्रेस। और जिस तरह से आपने बात किया डेटाबेस की, वो भी रिलायंस के थ्रू लॉन्च किया जा रहा है एंड उसमें मुकेश अंबानी डेफिनेटली बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट तो वो करेंगे क्योंकि उनके स्टूडेंट्स आप देखें वहां पर एक जो डेटाबेस यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, पहले भी इंडिया की जो आईटी सेक्टर है उसमें इंडिया की जो खिदमत है वो पूरी दुनिया में जानी मानी है, उसमें इंडिया का कोई मध्य मुकाबिल नहीं है। जितना ब्रेन जो है इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है पूरी दुनिया को, अमेरिका में आप गूगल से लेके एक्स से लेके अमेज़न तक देख ले, फेसबुक पे देख ले, वहां पे इंडियन एक्सपर्टीज कितनी सेल हो रही है। सबसे ज्यादा On the previous video I told you कि सबसे ज्यादा अगर आईटी की बात की जाए तो इंडिया के अंदर हब्स नजर आते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी पे बात कर ले तो वो बहुत आगे चला गया। वो चीजें निकाल रहा है जिसका मैं आज तक पता ही नहीं था, मतलब कि हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट शाबनाज एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात कर लेते हैं रिलायंस की तरफ से एक नई खबर सामने आती है भाई। मुकेश अंबानी की ये कंपनी जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी बना चुके हैं, यहाँ पर एक डाटा सेंटर बना रहे हैं इंडिया के अंदर, जामनगर के अंदर, गुजरात के अंदर, जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर होगा, डाटा कलेक्शन होगा। सर बात कर लेते हैं इसकी कैपेसिटी की, तो इस वक्त की सबसे हाईएस्ट पूरी दुनिया के अंदर इसकी कैपेसिटी होगी। आपकी तरफ इन्वेस्टमेंट की जा रही है मुकेश अंबानी की तरफ से, क्या एक फ्रूटफुल और एक जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगी? आमना पहली बात तो ये है कि अगर आप इंडिया के ऊपर फोकस करें ना तो इंडिया इज द बिगेस्ट हब ऑफ आईटी, ठीक है, जहां पर आप डेटाबेस की बात कर रहे हैं एंड सबसे ज्यादा on the previous video I told you कि सबसे ज्यादा अगर आईटी की बात की जाए तो इंडिया के अंदर हब्स नजर आते हैं एंड मोस्ट ऑफ द स्कैमर्स आल्सो फाइंड इन इंडिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपका नाइला क्या ख्याल होगा इस बारे में? डेटाबेस बनाया जा रहा है जामनगर के अंदर, अगर हम देखें तो वहां पर इसके ऑपरेशंस स्टार्ट कर दिए गए हैं। आपका क्या ओपिनियन होगा, किस तरह से जो है आप इस चीज को देखती है? जिस तरह से अभी सिद्रा ने बोला है कि जो इंडिया वो पहले आईटी में बहुत आगे चला गया, एआई में वो इतना आगे चला गया, तो मुझे ये लगता है कि इंडिया को जिस चीज की जरूरत होती है ना, उनके लोगों को जिस चीज की जरूरत होती है, तो उनके जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो उस चीज में पहले ही मतलब कि इन्वेस्ट कर देते हैं, उसको अपनी कंट्री में लाना स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुकेश अंबानी की बात कर ले तो उन्होंने ये बहुत अच्छा किया है कि आपको पता है कि ये चीजें तो हर इंसान की जरूरत होती है, ठीक है। जिस तरह से आईफोन में आई क्लाउड होगा तो इसकी भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर हम इंडिया की टेक्नोलॉजी पे बात कर ले तो वो बहुत आगे चला गया। वो चीजें निकाल रहा है जिसका मैं आज तक पता ही नहीं था, मतलब कि कोई सोच भी नहीं सकता था, कोई लाने की कोशिश भी नहीं कर सकता था। तो जिस तरह से इंडिया को डे बाय डे देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा तरक्की करता जा रहा है। वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं, वो बहुत ज्यादा मैं बोलूंगी कि हर चीज में बेस्ट है, चाहे वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखें, तो वो सबसे पहले अपने इंडिया पे फोकस करते हैं कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो वो मुझे लगता है आने वाला फ्यूचर वो पहले ही सोच के उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा सिद्रा, मुझे ये बताइएगा, जब हम रिलायंस की बात करते हैं, रिलायंस एक बहुत बड़ा नाम है। अगर हम पूरी दुनिया के अंदर देखें तो मुकेश अंबानी ने जो है वो कम्प्लीटली एक ट्रस्ट गेन कर लिया हुआ है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी, क्या लगता है कि जो डेटाबेस क्रिएट किया जा रहा है, क्या एक्सेप्टेंस मिलेगी इसको पूरी दुनिया में? जहाँ पूरी दुनिया के अंदर हम सिंगापुर की बात कर ले, स्विट्जरलैंड की बात कर ले, इवन यूएस की बात कर ले, यूरोप की बात कर ले, जो आईटी में इतने आगे जा चुके हैं, क्या उनमें इसको एक्सेप्टेंस मिलेगी? बिल्कुल ना, डेफिनेटली मिलेगी क्योंकि एक्सेप्टेंस आई थिंक सो कि इंडिया बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैंने कैसे करवाना है। अगर आप उसकी एक्सेप्टेंस देखना चाहते हो तो कल्चर के लिहाज से देखो कि कल्चरली वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। एंड अभी रिसेंटली इंडिया में महाकुंभ का मेला चल रहा है एंड वहां पर आई थिंक सो कि जो यूट्यूब के सीईओ है उनकी वाइफ नजर आई एंड शी चेंज्ड हर नेम। तो क्या लगता है आपको कि इंडिया इतनी पावर नहीं रखता है कि वो अपने आप को मनवा सके या एक्सेप्ट करवा सके किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर से? सेकेंडली आपने बात किया मुकेश की, तो रिसेंटली उनकी वाइफ नीता अंबानी एंड मुकेश डोनाल्ड ट्रंप के ओथ टेकिंग सेरेमनी में भी हम लोगों को नजर आए हैं। स्पेशली इनविटेशन था। उसके बाद नरेंद्र मोदी का भी बड़ा स्टांस है कि भाई कुछ मंथ्स के अंदर इन द मे बी स्प्रिंग हम जो ट्रंप है उनको अपने मुल्क में इन्वाइट करेंगे। तो यहाँ से आप देख लें कि इंडिया को किसी भी चीज को एक्सेप्ट करवाना मुश्किल नहीं है, बस आपने कहना है कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मैं चीज करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहना है ओके फाइन, आप आ जाए और यहाँ पर काम कर सकते हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ जो मिलियनियर्स आपको नजर आते हैं इन द फॉरेन कंट्रीज, दे आर इंडियंस, ठीक है। और क्यों है वो? बिकॉज दे गॉट द बिग ब्रेन्स, उनके पास बहुत दिमाग है, बहुत अच्छे तरीके से वो चलते हैं एंड स्पेशली आई थिंक सो कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो इसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो
इनवाइट करना मुश्किल नहीं है इंडिया को। सेकेंडली अगर देखा जाए तो इंडिया को पता है कि मुझे कहाँ से अपने मुल्क के अंदर रेमिटेंस लेकर आने हैं, और जिस तरह से आपने बात किया डेटाबेस की, वो भी रिलायंस के थ्रू लॉन्च किया जा रहा है, एंड उसमें मुकेश अंबानी डेफिनेटली बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे। इन्वेस्टमेंट तो वो करेंगे क्योंकि उनके स्टूडेंट्स आप देखें वहाँ पर एक इतना बड़ा अदारा जो कि आपको मुंबई में नजर आता है, बेंगलोर में नजर आता है, आईआईटी की अगर आप देख लें, ठीक है, तो वहाँ के स्टूडेंट्स मरते हैं आईआईटी करने के लिए। तो यही एक मेजर चीज है कि जब आपकी आने वाला दौर टोटली बेस्ड ही इन चीज़ों पर कर रहा है, तो फिर आप इस चीज़ से मुंह नहीं मोड़ सकते हो, बिकॉज आप बिलीव करोगे कि चाहे वो एआई जनरेटेड है, चाहे वो रोबोट्स की बात की जाए, चाहे वो डेटाबेस की बात की जाए, चाहे वो किसी चीज़ कंप्यूटर से रिलेटेड या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी बात की जाए, तो उसमें जो इंडिया है वो अपना अहम किरदार अदा करता हुआ दिखाई देता है हम लोगों को। अच्छा लायला, मुझे ये बताइएगा कि लेट्स से हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया की, तो इंडिया टक्कर देता हुआ नजर आता है दुनिया की बड़ी आईटी जो माइंड्स है, जो माइंडसेट्स है उनको, लेकिन जब हम लोग उनकी आईटी की बात करते हैं तो हमें कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट और एक्सपोर्टर्स वहां पर नजर आते हैं जो कि अपनी सर्विसेज ऑल अराउंड द वर्ल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर गूगल, यूट्यूब एंड बहुत सारी एग्जांपल्स हमें मिलती है। बट लेट्स टॉक अबाउट आवर कंट्री एंड आवर प्रोग्रेस ऑल्सो। तो आपको क्या डिफरेंस नजर आता है और आप किस तरह से इसको एनालाइज करती हैं? डेफिनेटली आप भी जो है वो इन न्यूज के साथ जो है वो इन टच रहती है, तो आपका इसके बारे में क्या होती है? जिस तरह से आपने मुझसे सवाल किया तो मैं यही बोलूँगी कि जो इंडिया है ना, मैं फिर यही बोलूँगी वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चला गया है। अभी जिस तरह से आप बात कर रही थी कि वो हर चीज़ में इतना बेस्ट क्यों होता जा रहा है, मैं ये बोलूँगी कि यार अगर हम एजुकेशन सिस्टम इतना उसको प्रमोट नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ पर थ्योरेटिकल वर्क ज्यादा है, प्रैक्टिकल नहीं है। अभी अभी ना यहाँ से मुझे एक चीज़ याद आई है कि ना यूट्यूब पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, उसमें ना केमिस्ट्री के टीचर ना बच्चों को प्रैक्टिकल बता रहे हैं, और वो ऐसे बता रहे हैं कि एक वो वाइट बोर्ड पे एक डायग्राम बनाते हैं, इसमें पानी डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये फुरफुर करेगा पता नहीं, और प्रैक्टिकल क्या बच्चे क्या सीखेंगे। और उसी तरफ से एक वीडियो इंडिया की लगी है, उनके टीचर्स उनको वो करके बता रहे हैं। तो आप देखो कितना डिफरेंस है। हमारे बच्चों को ठीक है, टीचर्स ठीक है, जिस तरह से भी है, जिनको जैसे उनको पढ़ाया जाता है वो वैसे ही बच्चों को आगे डिलीवर करते हैं। तो मैं ये बोलूंगी उनके एजुकेट वो हर चीज बच्चों को प्रैक्टिकल दिखाते हैं, ठीक है, उनको सिखाते हैं, और वो बच्चा मैं देखूंगी कि देखने से बहुत ज्यादा सीख जाता है। तो इंडिया की यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि वो उनकी एजुकेशन बहुत बेस्ट है, उनके टीचर बहुत बेस्ट है। अभी आप देखेंगे कि बाहर की कंट्री से भी लोग इंडिया की एजुकेशन हासिल करने के लिए आ रहे हैं, और यही वजह है कि बाहर की कंट्रीज में जितनी भी बड़ी बड़ी सीट्स पर इंडियंस, जितनी भी बड़ी बड़ी सीट्स है उस पर इंडियंस बैठे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो ट्विटर हो, और भी काफी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे इंडियंस ही बैठे हैं। अभी अमेरिका के जिस तरह से आपने बात की, तो इंडिया के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इंडिया अगर किसी कंट्री ना आ जाए तो वो उसकी चॉइस है, लेकिन अगर कोई उसको इनवाइट करता है वो उसकी, मैं बोलूंगी कि लक है, वहाँ पे मोदी जी चले जाते हैं, क्योंकि आजकल जो मोदी जी का मैं बोलूंगी उनका जो फेम है ना वो बहुत 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 ज्यादा चला गया, क्योंकि वो हर जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट लाते हैं। और आजकल मुझे यही लगता है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है उसको इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत ज्यादा है, वहाँ पे महंगाई नहीं होती, वहाँ पे जो कंपनी या जो फैक्ट्रीज वहाँ पे लगते हैं वो डे बाय डे ग्रो करते हैं, उनको ये डर नहीं होता कि भाई यहाँ पे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो इंडिया में बिजनेस बहुत बेस्ट है। तो यही वजह है कि अगर हम प्रैक्टिकल के लेवल से देख लें, एजुकेशन के लेवल से देख लें, आईटी के लेवल से देख लें, या किसी भी सिचुएशन में देखें ना, तो मुझे इस टाइम जो है ना बाहर की कंट्रीज तो बेस्ट है ही है, लेकिन उसके मुकाबले में इंडिया उनको टक्कर देता जरूर नजर आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन है सिद्रा, मुझे ये बताइएगा कि राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट बिलियनियर, हम लोग बात कर रहे हैं द ग्रेटेस्ट माइंडसेट ऑफ इंडिया। आपको क्या लगता है कि मुकेश अंबानी जो है वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया है? इवन कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी कुछ मनवाना होता है तो वो मुकेश अंबानी को कहते हैं कि आप ये मनवा कर हमें दे। क्या लगता है आपको कि राइट नाउ हम जिस पोजीशन पर देख रहे हैं, क्या ये डेटाबेस बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है? जैसे टेस्ला अट्रैक्ट हो गया था, जैसे आईफोन अट्रैक्ट हो जाता है, जैसे सैमसंग अट्रैक्ट हो जाता है, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर इस डेटाबेस को खरीदने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए आपको नजर आ रहे हैं? बिल्कुल आमना, दे आर रेडी। एंड सेकेंडली देखिए यार, अगर आपके पास से इतनी अच्छी पावर्स हैं, आपकी दोस्ती देखनी पड़ेगी यहाँ पर कि किन के साथ है। इनफैक्ट अगर किसी के साथ आपकी दोस्ती नहीं हुई है तो आप उसके साथ दोस्ती करोगे, ठीक है। आपने सबसे पहले तो ये चीज देखनी है। सेकेंडली आपने नरेंद्र मोदी की बात की कि अगर कोई भी बात नहीं मानी जा रही तो स्पेशली मुकेश अंबानी को कहा जाता है इस चीज के लिए कि आप यहाँ पर आए और इस चीज को करें। द पॉइंट इज दैट कि भाई
जिसका पावा भारी है वो उसी का हम नाम चलता है। एग्जैक्टली उसी का नाम चलता है। उसी का नाम चलता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। आपने मुकेश की बात किया, आई थिंक सो के बिलियनियर्स में मुकेश इंक्लूड होते हैं। अभी उनकी जो शादी हुई थी बेटे की, वो कितनी वायरल, मतलब कि इंडिया में तो थी, बाहर की कंट्रीज में तो थी, लेकिन पाकिस्तान में हर बच्चा जानता था कि भाई इंडिया में एक शादी हुई है, और वो उसने धूमें मचा दी हैं। और लोग तो ये भी कहते थे कि यार इसीलिए उन्होंने जो इंटरनेट इतना ज्यादा महंगा कर दिया था। ये चीज नहीं होती। मतलब कि हम यहाँ, ये मैंने पाकिस्तानियों से सुना, मतलब कि हमें अगले की जो कामयाबी ना उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि हम उन जैसे सीखना भी चाहिए। सीखना चाहिए। द लास्ट पॉइंट इज दैट कि ट्रस्ट बहुत जरूरी है आपका। ट्रस्ट बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक सो कि जहां पर इंडियंस वर्कआउट करते हैं उनके अंदर, जैसे कि मैंने कहा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो हम लोगों को नजर आती है। सेकेंडली ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अगर किसी के साथ कोई मुआहदा कर रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको पूरा उतरना है, बीच मैदान छोड़कर भाग नहीं जाना है आपने। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंडिया के जो बिजनेसमैन है वही इंडिया के लिए एक एसेट्स हैं, ठीक है। और जो भी एसेट्स हम लोगों को नजर आते हैं वो आगे चलकर इंडिया के लिए और मजीद इन्वेस्टमेंट्स लेकर आते हैं। स्पेशली अगर देखा जाए कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, कुछ भी होता है, तो उसमें आपको फॉरेनर ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों नजर आते हैं? बिकॉज इंडिया इज द बिग मार्केट राइट नाउ, और 1.5 बिलियन के साथ वो मार्केट है। मतलब कि दुनिया की आधी आबादी वहां पर बसती हुई आपको दिखाई देती है इन इंडिया एंड चाइना। तो आई थिंक सो के लोग आजकल इसको इसलिए अपना ज्यादा शौक बना रहे हैं, यहाँ पर जाकर बिजनेस करना प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज एक तो चीप लेबर आपको वहां पर मिल जाएगा, सेकेंडली इतना महंगाई नहीं होगी वहां पर। एग्जैक्टली। और लोग प्रेफर भी यही करते हैं कि जो काम आपको दिया जा रहा है वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। बिल्कुल। और मुकेश अंबानी की तरफ से एक नया हुक्म का एक का इजाद किया जाने वाला है। देखें, जब हम लोग अंबानी फैमिली की बात करते हैं तो धीरू भाई जी जो इनके अंबानी के मुकेश अंबानी के पापा थे, उन्होंने सबसे पहले जामनगर में सबसे बड़ी इंडिया की ऑयल रिफाइनरी लगाई थी। और उस वक्त जब उन्होंने ये अपना डिसीजन लिया था, इस पर अप्रेजल स्टडी की गई थी, तो बहुत सारे दूसरे बिजनेसमैन जो थे, इवन के टाटा ग्रुप ने भी उन्हें इस बात से रोका था कि आप लोग ना करें। लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं एक इनकलाबी कदम लेने जा रहा हूँ, लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन उन्होंने फिर ऑयल रिफाइनरी लगाई और पूरी दुनिया ने देखा कि उनकी सक्सेस की स्टोरी जो थी पूरी दुनिया में सुनाई जाती थी। जितनी भी ऑयल रिफाइनरी थी, ऑयल से रिलेटेड बिजनेस एक्सपर्ट जितने थे वो उसकी एग्जांपल दिया करते थे। अब इसी तरह दोबारा मुकेश अंबानी जो है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इंडियन, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडियन इकोनॉमी नहीं, पर पूरी दुनिया में उनकी एक नाम है, उनकी एक पहचान है बिजनेस एक्टिविटीज में। ऐसे ही है कि जैसे कि ट्रंप ने न्यूयॉर्क में 70s में अपना ट्रंप रेस्टोरेंट जो है वो ओपन किया था। अब ये जो है, जो डेटाबेस यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, पहले भी इंडिया की जो आईटी सेक्टर है उसमें इंडिया की जो खिदमात है वो पूरी दुनिया में जानी मानी है। उसमें इंडिया का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। जितना ब्रेन जो है इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है पूरी दुनिया को, अमेरिका में आप गूगल से लेके, एक्स से लेके, अमेज़न तक देख ले, फेसबुक पे देख ले, वहाँ पे इंडियन एक्सपर्टीज कितनी सेल हो रही है। अब ये इन्होंने, दूसरी बात यह कि ये जो बड़ा अब ये जो डाटा हब बनाने जा रहे हैं मुकेश अंबानी जी, और ये भी जामनगर में बनाने जा रहे हैं। और जामनगर की रौनकें जो थी ना, अगर जामनगर को आप एक सहरा से, एक मैदान से उठा के जामनगर पूरी दुनिया में उसको साबित करना, उसका सिर्फ और सिर्फ सहरा जो है ना वो अंबानी फैमिली की तरफ जाता है। अब ये देखिए कि पूरी दुनिया में अब तक जो बड़ा डेटाबेस बना है ना, उसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 1 गीगा आप ये कह लें कि है। और अब अंबानी फैमिली जो है, या अंबानी ने जो इस पे अप्रेजल स्टडी किया, फिर फर्स्ट इनिशियल स्टडी जिसे आप लोग कहते हैं, उसमें वो 3 पे जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में लेट्स सी कि हम स्टार्ट 3 से ले रहे हैं, आने वाले दिनों में वो 4 पे भी ले जा सकते हैं, 5 पे ले जा सकते हैं। और ये देखें कि आप ये इकोनॉमी को कितना सपोर्ट करेगा। और इस आप ये कह लें कि इस रेवोल्यूशनरी आप ये कह लें कि स्टेप से जो है पूरी दुनिया के इन्वेस्टर जो वो अट्रैक्ट हो गए। और पहले ही अंबानी फैमिली जो है उसका बहुत ज्यादा रीढ़ की हड्डी है इंडियन इकोनॉमी के लिए। और इंडियन गवर्नमेंट जो है उसके 110% उसका सपोर्ट होती है। और दूसरी बात यह है कि इसके लिए आप ये देखें कि इंडिया की इकोनॉमी के साथ साथ जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, वो जो ब्रेन ड्रेन जो कि इंडिया से दूसरे कंट्रीज में, डेवलप नेशन में जाता है, उसका फ्लो रुक जाएगा। और सेम कैपेसिटी में सेम अर्निंग जो है उन्हें अपने मुल्क में जब मिलेगी तो ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा। म्यारे जिंदगी लोगों का जो है बहुत ज्यादा बूस्ट अप होगा। और इसके साथ साथ ओवरऑल इकोनॉमी जो है, जाहिर बात है इंडिया की जो उस पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही, जैसे कि दूसरे बिजनेसेस से पड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम है अंबानी फैमिली की तरफ से। अब ये है कि जो हौसलों के सुल्तान जो इतने बड़े इकदाम लेते हैं, कुदरत भी उनका साथ देती है। और उन्होंने ये फैसला लिया है तो उम्मीद है कि कुदरत जो उनका साथ देगी और वो इस प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह कामयाबी तक लेके जाएंगे। अच्छा सर, यहाँ पर एक और चीज भी सामने आती है कि देखिए, जहाँ पर पाकिस्तान की हम लोग बात करते हैं, हमारे प्रेमिसेस की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग जब मतलब पूरी दुनिया के जो एक स्टैंडर्ड सेट कर देंगे, हम उनको भी मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग अपनी नेबर कंट्री की बात करते
हैं वो उनसे भी 2 कदम आगे चलने का सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है ये रेवोल्यूशनाइज कैसे किया उन्होंने अपनी थिंकिंग को, अपने थॉट प्रोसेस को, कि भाई दुनिया से 2 कदम आगे चलना है तो फिर ही हमें जो है वो दुनिया में हमारा लोहा माना जाएगा, बट यहाँ पर हम तो अभी जो है वो अपने जो बेसिक स्टैंडर्ड्स है उन्हीं को मीट करने में लगे। देखें, इसका ना दोबारा हम लोग जब हिस्ट्री को स्टडी करते हैं ना, जब पाकिस्तान और इंडिया जो है ना, वो उनका क़याम अमल में आया था, तो अप्रेजल स्टडी का हमारे यहाँ ना बड़ा फुकदान है कि किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए, या अब जिस तरह नेशन बिल्डिंग हुई थी स्टार्ट में ना, तो नेहरू जी जो है वो 1939 से लेके 47 तक उनकी कांग्रेस जो थी उसने अप्रेजल स्टडी की थी कि हमारा आने वाली, हमारे पास गवर्नमेंट आ जाती है, एक रियासत आ जाती है, तो उसका निज़ाम हुकूमत क्या होगा, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगी, उस पर कॉन्स्टिट्यूशन, उसका हिरार्की ढांचा क्या होगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कायद आज़म जी जो है वो क्योंकि अकेले एक लीडर थे और उनके पास इतना टाइम भी नहीं था, और दूसरे जो सपोर्टर थे वो सारे इक़्तिदार के हसूल के लिए उनके साथ मिले हुए थे, तो वो इन्होंने 1947 से ये अपना एक रोड मैप जो था ना उसको अडॉप्ट कर लिया था। नो डाउट अप्स एंड डाउन जो है वो इंडियन इकोनॉमी उसकी हिस्ट्री में भी आए, उनके भी प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी डेथ हुई, लेकिन उनका ये जो तरक्की का सफर था ना ये नहीं रुका। और आप ये कह लें कि एक नेशनलिस्ट थॉट थी। आप पार्टीशन से पहले भी देखें ना, तो उस वक्त जो पढ़े लिखे लोग थे, आपके यहाँ ये जो सुपीरियर सर्विसेज के एग्जाम पाकिस्तान में होते हैं, उस वक्त जो इंडियन सिविल सर्विस होती थी उसमें भी आपको 70% जो थी, बल्कि 75% जो मेजोरिटी थी वो इंडियंस की थी। वो काबिल लोग होते थे, बेहतरीन दिमाग होते थे जो जाते थे, तो ये उस वक्त से इनको विरासत में मिला था। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ऐसा कोई निज़ाम, आप ये कह लें कि जिंदगी ही नहीं है, निज़ाम हुकूमत ही नहीं है कि हम लोगों ने खुद कफील होना है। अब जो भी इकोनॉमी पॉलिटिकल गवर्नमेंट इंडिया में आती है ना, उसकी कोशिश ये होती है कि हमें इंडिपेंडेंस की तरफ जाना है, हमने अपने दूसरों पे इन्हिसार जो है ना उसको खत्म करना है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से अभी तक जो भी गवर्नमेंट आई है, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट ही नहीं आने देते जिस पे अवामी सपोर्ट नहीं होती, और जो उसके साथ साथ अगर कोई गलती से आ भी जाती है तो उसके पाँव ऐसे जंजीरों में जकड़े हुए होते हैं कि कोई वो जो इनकलाबी कदम है वो नहीं ले सकती। लेकिन इंडिया के पास मुकम्मल आप ये कह लें कि अथॉरिटी होती है, लिबर्टी होती है, गवर्नमेंट के पास जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनके पास, और दूसरा उन्होंने बिजनेस एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा आसान किया हुआ है। हमारे यहाँ तो बिजनेस आप ये कह लें कि रेगुलेशन, रूल्स और कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है कि कोई भी बिजनेसमैन आता है तो आने से पहले तो वो अपना नुमाइंदा भेजता है, 1.5 साल वो अपनी लीगल अप्रूवल्स जो होती हैं वो करवाता रहता है। लेकिन इंडिया ने जो फॉरेन इन्वेस्टर थे, जो कि उनके नेशनल इन्वेस्टर थे, जो फॉरेन इन्वेस्टर थे, जो नेशनल इन्वेस्टर, उनके लिए स्टैंडर्ड उन्होंने सेम रखे कि कोई भी बिजनेस करना चाहता है, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन जो वो बिजनेस करना चाहता है तो वो सेम लिबर्टी वही होगी जो कि इंटरनेशनल को मिलती है। हमारे यहाँ चाइनीज को तो सपोर्ट किया जाता है, हमारे यहाँ साउथ अफ्रीका से यहाँ पे आप ये देख लें कि सड़क पे खड़े हुए वो काले जो है वो ड्रिंक कर रहे होंगे, सिगरेट पी रहे होंगे, नो वन कैन आस्क देम, बट पाकिस्तानी कोई भी पी रहा होगा तो उसको पूछेंगे। ये जो स्टैंडर्ड सेट किए थे नेशनल और इंटरनेशनल, और दूसरा हमारी बात की नहीं मानी जाती। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद पे एक तो अपने ऊपर उन्होंने यकीन किया, दूसरा उन्होंने अपने ऊपर इन्हिसार किया और खुद को खुद एतमादी की तरफ लेके गए। ये सारे मामला, सारे स्टांस थे इंडियन गवर्नमेंट के, या इंडियन इकोनॉमी के, इंडियन नेशन के, जो उन्हें इस स्टेज तक लेके गई है कि आज पूरी दुनिया में उनका लोहा जो माना जाता है, सबसे बड़ी इकोनॉमी माना जाता है। दुनिया की किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी मीटिंग होती है, कोई भी डेलीगेशन होता है, तो इंडिया को सबसे पहले कंसीडर किया जाता है। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ये था आवाम का ओपिनियन।